Hello everyone, welcome back to your own channel DG Pathshala. कैसे हैं आप लोग? होप्स ऑल आर वेरी गुड. मैम ह्यूमन एवोल्यूशन इतने सारे मेरे पास कमेंट आ रहे थे ह्यूमन एवोल्यूशन चैप्टर को लेकर. सो फाइनली हियर आई एम विद ह्यूमन एवोल्यूशन. गाइस, ये एक थ्योरेटिकल चैप्टर है. इस चैप्टर की मैंने आप लोगों के लिए पीडीएफ बना दी है, तो उसी पीडीएफ में से हम ये चैप्टर कवर अप करेंगे ताकि आप इजीली समझ सको और आप इजीली उसको याद कर सको. सो एवोल्यूशन, ओरिजिन ऑफ लाइफ. लाइफ कैसे ओरिजिनेट हुई? मैं हूँ, आप हो, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, कहाँ से आए, कैसे आए, ज़मीन से निकले, आसमान से टपके, क्या हुआ? गाइस, ये बहुत बड़ी साइंटिफिक मिस्ट्री है ओरिजिन ऑफ लाइफ, कि लाइफ का ओरिजिन कैसे हुआ है. काफ़ी सालों तक तो ये माना गया कि जो लाइफ ओरिजिनेट हुई है, जो अर्थ बनी है, अर्थ पे जितनी भी चीज़ें बनी हैं, सबको किसने क्रिएट करा है? गॉड ने. गॉड द क्रिएटर, जिन्होंने अर्थ को और अर्थ पे जितनी भी चीज़ें हैं सबको क्रिएट करा. देन उसके बाद काफ़ी सारी थ्योरीज आई. हर एक थ्योरी कुछ अलग चीज़ें कहती है कि लाइफ ऐसे बनी, लाइफ ऐसे बनी. बट जो सबसे ज़्यादा मानी जाने वाली थ्योरी है वो है ऑटोजेनेसिस थ्योरी ऑफ द ओरिजिन ऑफ लाइफ, जो ये कहती है कि जो लाइफ ओरिजिनेट हुई है वो कहाँ से हुई है? नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मैटर से. नॉन लिविंग, वो भी ऑर्गेनिक मैटर, जैसे कि प्रोटीन है, आरएनए है, उससे लाइफ ओरिजिनेट हुई. उससे एक सिंपल ऑर्गेनिज्म बना. फिर उस ऑर्गेनिज्म में धीरे धीरे करके चेंजेस आने लगे, कॉम्प्लेक्सिटी आने लगी, तो इस टाइप से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स का फॉर्मेशन हुआ. तो जो लाइफ ओरिजिनेट हुई है वो एक सिंपल ऑर्गेनिज्म से ओरिजिनेट हुई है, नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मैटर से ओरिजिनेट हुई है. उसमें चेंजेस आए, कॉम्प्लेक्सिटी आई और फिर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म बने. तो एवोल्यूशन क्या है? एवोल्यूशन एक स्लो एंड कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है. कैसा प्रोसेस है? स्लो एंड कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, जिसमें सिंपल फॉर्म कन्वर्ट होती है कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, वो भी मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं. ये नहीं है कि एक दिन में हो गया, कि एक हफ्ते में हो गया या एक महीने में हो गया. गाइस, अभी भी एवोल्यूशन हो रहा है बट हमें दिखाई नहीं दे रहा. क्यों? क्योंकि मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं इस चीज में भी. जो सिंपल फॉर्म होती है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कन्वर्ट होती है, वो भी स्लो एंड कॉन्टिन्यूसली. ठीक है, मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं. तो ऑटोजेनेसिस थ्योरी में भी काफ़ी सारी थ्योरीज आई थी, बट हमें मेन 2 थ्योरीज पढ़नी है क्योंकि सबसे ज़्यादा माने जाने वाली मेन 2 थ्योरीज है. सो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, सबसे पहली जो हमें थ्योरी पढ़नी है वो फ्रेंच बायोलॉजिस्ट जीन बैप्टिस्ट डी लेमार्क की पढ़नी है, जिसको सिंपली लेमार्क भी कहा जाता है. इनकी जो थ्योरी थी उस थ्योरी का नाम है थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर. मतलब इनकी थ्योरी ये कहती है कि जो एवोल्यूशन हुआ वो किस वजह से हुआ? एक्वायर्ड कैरेक्टर्स की वजह से. एक्वायर्ड कैरेक्टर्स का मतलब है कि हमारे अंदर जो कैरेक्टर्स आए हैं वो हमारे पेरेंट्स से आए हैं, है ना. ऑब्वियस है, हमारे पेरेंट्स से हमारे अंदर कैरेक्टर्स आए. हर एक ऑर्गेनिज्म में जो कैरेक्टर्स आए उनके पेरेंट्स से ही वो कैरेक्टर्स आए हैं. तो उस वजह से क्या हुए हैं? धीरे धीरे करके चेंजेस आए हैं. उस वजह से क्या हुआ है? एवोल्यूशन हुआ है. तो इनकी थ्योरी कहती है कि जो चेंजेस आए हैं, एवोल्यूशन हुआ है, वो किस वजह से हुआ है? इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, मीन्स उन कैरेक्टर्स की वजह से जो हमारे अंदर हमारे पेरेंट्स से आ रहे हैं. धीरे धीरे करके क्या हो रहा है? चेंजेस हो रहे हैं. इन्होंने एक बेस्ट एग्जाम्पल दिया था एवोल्यूशन ऑफ जिराफ का, जो कि हम आगे चलकर पढ़ेंगे. देन इसके बाद नेक्स्ट साइंटिस्ट आए चार्ल्स डार्विन. इन्होंने अपनी थ्योरी दी. तो इनकी थ्योरी को कहा जाता है थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, जिसको डार्विनिज्म भी कहते हैं. इनके नाम पर ही इनकी थ्योरी का नाम रख दिया गया डार्विनिज्म. गाइस, अब इनकी थ्योरी क्या कहती है कि हर एक ऑर्गेनिज्म है वो रिप्रोड्यूस करता है फास्टर रेट से. ठीक है, बहुत तेजी से हर एक ऑर्गेनिज्म क्या कर रहा है? रिप्रोड्यूस कर रहा है. अब आप सोचिए कि अगर हर एक ऑर्गेनिज्म तेजी से रिप्रोड्यूस कर रहा है तो भाई उनमें क्या होगा? कंपटीशन होगा. ऑब्वियसली स्ट्रगलिंग के लिए क्या होगा? कंपटीशन होगा, क्योंकि रिसोर्सेज क्या है? लिमिटेड है, और पॉपुलेशन क्या है? बहुत ज़्यादा है. तो उनमें क्या हो रहा है? कंपटीशन होता है फूड एंड स्पेस को लेकर. खाने के लिए, रहने के लिए क्या हो रहा है? कंपटीशन हो रहा है. तो स्ट्रगलिंग कर रहे हैं, वो स्ट्रगलिंग कर रहे हैं फॉर एग्जिस्टेंस, है ना. फाइटिंग हो रही है उनके बीच में, लड़ाई झगड़ा. अब क्या होगा? जो स्ट्रॉन्गर वन होंगे वो तो सरवाइव कर जाएंगे और जो वीक वाले होंगे वो मर जाएंगे,
है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, स्ट्रगलिंग हो रही है फॉर एग्जिस्टेंस। देन क्या होता है, जो हर एक स्पीशीज है वो क्या करती है, रिप्रोड्यूस करती है। अब रिप्रोड्यूस कर रही है तो उसके कैरेक्टर्स जो उसके ऑफस्प्रिंग है उसमें जा रहे हैं, तो धीरे धीरे करके उनमें क्या आते हैं, वेरिएशंस आते हैं। क्या आते हैं, धीरे धीरे करके वेरिएशंस चेंजेस आते हैं। अब जो नए ऑर्गेनिजम्स बन रहे हैं वो बेटर अडेप्ट होते हैं अपने एनवायरनमेंट से। जैसे मान के चलिए पेरेंट है, रिप्रोडक्शन हुआ, उनके ऑफस्प्रिंग बने। अब जो पेरेंट है वो सिर्फ हॉटर रीजन में सर्वाइव कर सकते हैं, कोल्डर में सर्वाइव नहीं कर सकते। बट जो उनके ऑफस्प्रिंग बने उनमें कुछ चेंजेस ऐसे हुए कि वो ऑफस्प्रिंग हॉटर में तो कर ही रहे हैं सर्वाइव, पर कोल्डर रीजन में भी वो सर्वाइव कर रहे हैं। अब मान के चलिए हॉटर की जगह एकदम से कोल्ड एनवायरनमेंट हो गया, कोल्ड क्लाइमेट हो गया, क्योंकि भाई क्लाइमेटिक चेंजेस तो होते रहते हैं। तो अगर कोल्ड क्लाइमेट हो गया तो भाई पेरेंट्स तो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, वो तो मर जाएंगे। बट जो उनके ऑफस्प्रिंग है वो सर्वाइव कर जाएंगे, क्योंकि भाई उनमें ऐसे चेंजेस आए कि वो कोल्डर रीजन में भी सर्वाइव कर सकते हैं। तो क्या होता है, वेरिएशन आ गया उनमें, है ना। पेरेंट्स में वो चीज नहीं थी पर उनके जो ऑफस्प्रिंग थी उनमें वो चीज आ गई, तो क्या हुआ, यहाँ पे वेरिएशंस हुए। तो ऑर्गेनिज्म में हर एक इंडिविजुअल में क्या आते हैं, वेरिएशंस होते हैं, जिससे वो बेटरली अपने एनवायरनमेंट को अडेप्ट कर सकते हैं। ठीक है, देन अब इसका रिजल्ट क्या हुआ कि वही जो ऑफस्प्रिंग थे वो सरवाइव कर गए और जो पेरेंट्स थे वो मर गए। तो यहाँ पे क्या हुआ, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो फिट थे वो सरवाइव कर गए, बाकी के सारे मर गए। अब भाई जो ऑफस्प्रिंग में करेक्टर आया वो अच्छा करेक्टर था, तो आगे वाले जनरेशन में भी वो करेक्टर क्या होगा, पास ऑन होगा। अब इस चीज को सेलेक्ट किसने करा, तो वो करा नेचर ने सेलेक्ट, नेचर सेलेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है, नेचुरल सिलेक्शन होता है, मींस नेचर उन कैरेक्टर्स को सेलेक्ट करता है जो अच्छे कैरेक्टर्स होते हैं और वो आने वाली जनरेशन में पास ऑन होते हैं, और जो खराब कैरेक्टर्स होते हैं उन्हें नेचर हटा देता है। तो यहाँ पे क्या होगा, वो जो ऑफस्प्रिंग थे वो बड़े हुए, उन्होंने रिप्रोडक्शन करा, तो जो अच्छे कैरेक्टर्स थे वो उनके आने वाली जनरेशन में भी ट्रांसमिट हो गए। तो इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं। जो नेचर है उसने रिजेक्ट कर दिया वीकर इंडिविजुअल को, जितने जो भी वीकर इंडिविजुअल थे सब मर गए और जो फिट वाले थे वो सरवाइव कर गए। तो जो डार्विन की थ्योरी है उसमें 4 पॉइंट्स हैं, याद रखिएगा, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, वेरिएशंस, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट एंड नेचुरल सिलेक्शन। तो गाइस इस चैप्टर में बेसिकली हमें ये 2 थ्योरी पढ़नी है, और भी डिटेल में हम इन दोनों थ्योरीज को पढ़ेंगे, और इसके अलावा हमें पूरा ह्यूमन एवोल्यूशन पढ़ना है। तो आज की वीडियो में हम इतना ही कवर अप कर रहे हैं। इंट्रोडक्शन हमने पढ़ लिया कि एवोल्यूशन क्या हो गया, आपको पता चल गया कि हमें इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। तो बाकी की सारी चीज़ें एग्जाम्पल के साथ हम आगे वाली वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो गाइस अब मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।